नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम जो है वो अपना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध जो मेरी जन्मभूमि है उसको समाप्त करेंगे और फिर आगे हम इस पर बनने वाले प्रश्न पर बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, ये आप जान ही रहे हैं। और हम आज जो है इसका अंतिम अंश इस निबंध का पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से यहाँ मनुष्य की दुर्जय विजय यात्रा चलती है। यानी मनुष्य और मानवता, आप देखिए कहाँ से शुरू किया। आग का आविष्कार करना सीखा, फिर गाड़ी का पहिया बनाना सीखा। ये सब बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ थी मानवीय सभ्यता के इतिहास में। खेती को जो है अपनाना, गेहूं को जो है, पहले गेहूं इतना नहीं खाया जाता था पूरी दुनिया में, तो उसको लगभग पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया और गेहूं खाने लगे। और आज हम बिना गेहूं के रह ही नहीं पाते। ये सब चीज़ें जो है मानवीय जो है एक विकास के क्रम होते हैं इतिहास की, वो होते हैं। अलग अलग परिवार के साथ रहना, घर बना के रहना गुफाओं से, और सोसाइटी बनाना, फिर जो है और सब चीज़ें आना, ये सब के सब जो है विजय यात्रा होती है। और इनसे जो है मनुष्य का विकास होता रहा, आगे से आगे चलता रहा। और उसके जो अवशेष है वो हमारे ऐतिहासिक अवशेष हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मंदिरों के, और आप बहुत सभ्यताओं के देख लीजिए। जैसे आज ही अखबार में आया है कि जैसलमेर में जो थे वो डायनासोर का सबसे बड़ा जो है एक प्रमाण मिला है खुदाई में। और जो सबसे बड़े डायनासोर वर्ल्ड के होते थे वो जैसलमेर में एक ज़माने में थे। तो ये अवशेष होते हैं जो बाद में हमें पता चलता है मनुष्यता और उसकी कहानी के। निसंदेह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति चिन्हों की कोई चर्चा न आना शोक का विषय। द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारा साहित्य का इतिहास जो है वो उसमें इनकी कहीं चर्चा नहीं होती। यानी इस तरह की बात कहीं नहीं होती है कि कौन सा देवता था, कौन सा लोक देवता आया, कौन सा कहाँ से आया। हम मुख्य धारा में ही उलझे रह जाते हैं। और जो इधर उधर के लोक देवता होते हैं उनकी कोई बात हमारे साहित्य में नहीं हो पाती, उसके इतिहास में भी नहीं होती। हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन में इनके पद चिन्ह है, हमारी चिंताधारा में इनका स्थान होगा ही नहीं, ये कैसे मान लो। यानी हमारी भाषा में इनके, आज आप राजस्थान में भी अपन अपने देखें, मारवाड़ी में कई लोकगीत हैं, बहुत सारे लोक देवी देवता होते हैं, बहुत सारी बातें लोकगीतों में है। लेकिन अगर हम साहित्य में उनके जो है ढूंढने जाएं पद चिन्ह तो मिलते नहीं है। ऐसा कैसे संभव है, ये क्यों होता है। परंतु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय यात्रा का कोई आभास देता है। हम क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते। ये जो एक प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ द्विवेदी जी के, हमें जो पढ़ाया जाता है वो एक सेट फार्मूला होता है, उसी के तहत जो है हमें पढ़ाया जाता है। और अगर हम स्वयं कोशिश करें अपने आसपास को पढ़ने की तो हमें खुद को ही बहुत बढ़िया जो है कई चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। आप जब मुझसे अनेक साहित्यिक प्रश्न पूछते हैं तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्न नहीं होता। लेकिन आपका एक प्रश्न मुझे थोड़ा उत्फल कर सकता है। आप पूछते हैं कि इस क्रांति काल में साहित्यिकों का क्या कर्तव्य है। यहाँ बैठकर मैं उस कर्तव्य को जितना स्पष्ट और अनाविल रूप से देख रहा हूँ उतना अन्यत्र शायद ही देख सकता। यानी आप साहित्य के प्रश्न उनसे पूछते हो और उनको उतना वो खुशी नहीं देते, लेकिन अगर और सब चीज़ों के बारे में आप उनसे बात करते हैं, लोग और जो छूट गई जो चीज़ें साहित्य से, उनके बारे में जब हम उनसे पूछते हैं तो उनको बड़ा द्विवेदी जी को अच्छा लगता है। और हमें भी लगता है कि अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ था क्या। कई बार हम जहाँ के रहने वाले होते हैं, जैसे कि आप उदयपुर से में, जोधपुर से हो या और भी तो हमें अपने ही क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी मिलती है बड़ी अद्भुत, तो हमें लगता है अरे हमें तो पता ही नहीं थी। ये चीज़ होना जो है वो एक बड़ा जो है वो होता है। मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ कि नाना जाति और समूहों में विभाजित मनुष्य सिमटता सा जा रहा है। उसका कोई भी विश्वास और कोई भी नीति रीति चिरंतर होकर नहीं रह सकी। यानी कोई भी विश्वास और जो नीति होती है वो नहीं रहती, वो बदलता रहता है। मनुष्य का स्वभाव ही सभ्यता के विकास में वो बदलता रहा, कैसे उसकी वही सब रीति नीतियाँ रह जाएगी। भाई जब महंगाई आई, जब आधुनिकता आई, तो स्त्रियों को बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ा, तो घूंघट प्रथा अपने आप ही खत्म हुई, हो रही है ना। तो वही बात वो कह रहे हैं कि कोई भी विश्वास रीति नीति हमेशा नहीं रहती, समय के साथ बदलती जाती है। एक समय में जो है दहेज का बहुत ज़्यादा था, आज भी है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, आज भी है। उसकी विवाह
उसका अभिशाप और उसका बड़ा जो है गंदा स्वरूप है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बड़े स्तर पर सुधार हुआ है। आज जब आप जैसी लड़कियां पढ़ने लगी और जो है आप लोग जैसे ही अपने एजुकेशन में आए, तो अपना आप ही पढ़ लिख के आप जब बनोगे तो अपना आप ही जो है वो प्रथा धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। तो उसी तरह से ये बात कर रहे हैं, उसके ना तो मंदिर ही अविमिश्र है, ना देवता ही चिरकालिक है। मनुष्य किसी दुस्तर तरण के लिए कृति संकल्प है। जाति और समूह के भीतर से उसकी विजय यात्रा अनहद गति से बढ़ रही है। यानी जाति और समूह के बीच में हमारे मनुष्य ताकि कहानी जो है बढ़ती जा रही है, वहीं से वो डेवलप होती रहती है। वो अपनी इष्ट सिद्धि के लिए बहुत भटका है, अब भी भटक रहा है, पर खोजने में वो कभी विचलित नहीं हुआ। आखिर हमें क्या चाहिए? इष्ट सिद्धि, यानी हर मनुष्य के जीवन का कोई लक्ष्य होता है, कोई वो ऐसी परम सिद्धि पाना चाहता है। सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अपने एक ही जो मनुष्य का जीवन मिला है उसमें कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा पाए, कुछ इस तरह का कार्य करें कि हाँ वो लगे कि कहीं ना कहीं जो है वो छुआ है किसी को। एक हिंदी की लेखिका है मधु काकरिया जी, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है जो झारखंड और बिहार के है वहाँ पे। तो वो वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर को देखा जो साइकिल पे और पैदल रोज 15 से 20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर लोगों का इलाज करता घूमता है, और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि कोई वो जो ही है गाँव में कोई, और वो लोगों का लगभग फ्री इलाज करता है। तो उसको देखकर काकरिया जी ने कहा कि यार ये लाइफ होती है, मतलब ये देखो आदमी को तब नींद आती है, ऐसी नींद वो जो दूसरों का जो करके है भलाई और जो अच्छाई करके जो नींद आती है वो ये नींद है। वो कि हमें क्यों नहीं आती ऐसी नींद? क्योंकि हमारा काम किसी को छूता नहीं है। हमें भी देख लो, हम लोग उतना नहीं दूसरों को छू पाते हैं, दूसरों के जीवन में उतना प्रभाव क्या हमारा नहीं रहता है, तभी तो ये स्थिति है। वरना क्यों नहीं जो है आज उतना वो चीज़ है जो मधु काकरिया जिस डॉक्टर के बारे में बता रही है। ये वाली बात है कि एक परम सिद्धि पाना। अब उस डॉक्टर के लिए कोई उसको दिल्ली बॉम्बे का कोई लोभ नहीं है, उसको कोई नहीं जाना, वहाँ जंगलों में बैठा है वो इलाज कर रहा है। ये उसके हिसाब से परम सिद्धि है उसकी, कि गरीब और बिल्कुल ऐसे लोग जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं है वहाँ वो अपना काम कर रहा है। ये होती है विजय यात्रा मनुष्यता की। अब भी भटक रहा है, खोजने पर कभी विचलित नहीं हो। ये अद भूले नृत्य गीतों की परंपराएं उसकी नवग्राहिणी प्रतिभा के चिन्ह है। ये नवीन देवताओं की कल्पना उसके राह खोजने की निशानी है, और ये भूली हुई परंपराएं इस बात का संकेत करती है कि वह परंपरा और संस्कृति के नाम पर जमे हुए किताब संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखता है। और हमारे जैसे एक तो क्या होता है, शास्त्र होता है, उसमें भी कई गलतियाँ होती है, कई सही चीज़ें होती है। उसी का प्रतिपक्ष जो होता है वो लोक होता है। तो लोक में भी प्राय हम ऐसा सोचते हैं कि लोक है तो मतलब सब कुछ सही है, ऐसा नहीं होता है। लोक में भी अच्छा और बुरा दोनों होता है। लोक में भी हम छोटे छोटे गाँवों में और कई जगह देखते हैं। अभी दैनिक भास्कर में रोज आप अखबार में पढ़ ही रहे, एक सीरीज चल रही है जो जो कुछ गाँवों में जो जाति है उनके अंदर जो कुप्रथाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनके ऊपर अभी दैनिक भास्कर लगातार लिख रहा है। तो वो बात क्या है, वो लोक के अंदर जो बुराई है उसकी जो है बात करते हैं। केवल लोक मतलब यानी अगर गांव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, वहाँ भी बहुत कुछ कमियां हैं, वहाँ भी कुछ जो है और बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी है। वो दोनों ही बातें हैं, और इन्हीं सब की निशानियाँ हमारे यहाँ होती है। परंपरा और संस्कृति के नाम पर किताब मतलब जो संस्कार ऐसे होते हैं उनको उठा के बेकार जो होते हैं उनको फेंक देने की योग्यता रखते हैं। हमारे गांव की विविध जातियाँ ये सिद्ध करने को पर्याप्त है कि तथाकथित जाति प्रथा का कोई फौलादी ढांचा नहीं है, उसमें अनेक उतार चढ़ाव होते रहे हैं और होते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप अंडरलाइन अवश्य करें। और इस पूरे निबंध का ये सार कह लीजिए एक तरह से द्विवेदी जी के विचार दृष्टि का, उनके साहित्य की जो है वो जो एक विज़न है उसको समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा का कोई फौलादी ढांचा नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहे हैं। ये तो अब तो खैर शोध से बहुत इसमें बहुत स्पष्टता आ गई, बाकी 50-60 साल पहले जब द्विवेदी जी लिख रहे तब उतनी। तो हमारे यहाँ जो माना जाता है कि फलाना जाति ऊपर है, वो नीचे है, वो ऐसे है, वो ऐसा हमेशा कोई ऐसा स्ट्रांग वो नियम नहीं था। जातियाँ ऊपर से नीचे चलती रही है। जातियाँ जो है जो ऊपर थी वो नीचे आई, जो नीचे थी वो ऊपर गई, कोई ऊपर थी वो थोड़ी नीचे आई, ऐसा ये पूरा क्रम चलता रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा है।
और आपको आश्चर्य होगा कि राजा रानी और मंत्री भी सभी जातियों के बने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर जाति से ही व्यक्ति जो है राजा या मंत्री या सेनापति बना है। हर तरह का व्यक्ति ऋषि भी बना है और राजा और मंत्री और सेनापति भी बना है। ये हमारे जो है सभ्यता की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई ये वैसा चीज़ नहीं था। संक्रांति काल से आप क्या समझते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, पर साहित्य का कर्तव्य तो स्पष्ट है कि वे किसी प्रथा को चिरंतर ना समझे। ये आखिरी पैराग्राफ 5 लाइनें मैं आपसे कहूँगा कि आप याद कर ले इसको पूरा, व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में प्रश्न भी आए अगर मेरी जन्मभूमि की केंद्रीय सार वस्तु को लेकर उसका सार क्या है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि साहित्यकार किसी प्रथा को ऐसे हमेशा के लिए नहीं समझे कि अरे भाई मतलब ये चीज़ है तो ये पूरा लागू ही रहती है। ऐसा नहीं होता है। साहित्य जो है वह चीज़ों को बदलाव को स्वीकार करता है। वो जानता है कि चीज़ें बदलती है। वो किसी रूढ़ी को दुर्विजय ना माने, आज की बनने वाली रूढ़ियों को भी त्रिकाल सत्य ना माने। यानी कोई भी अगर समाज में प्रथा है, परंपरा है, उसको अटूट सत्य नहीं मानना है। वो उस दौर के लिए बनाई गई थी। हर एक जो है प्रक्रिया का जो था, और हमने तो कोरोना काल में बहुत देखा है ये कि जो है कितने कितने पहली बार ऐसा 500-500 600 साल में हुआ कि वो उत्सव नहीं हुआ, वो त्यौहार नहीं हुआ, वो मंदिर का गेट नहीं खुला। वो ये क्यों, ये परंपरा प्रथा कैसे टूटी? क्योंकि यही बात होती है, स्थितियाँ ऐसी आ गई, परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि उस परंपरा और प्रथा को रोकना पड़ा, नहीं तो मनुष्यता खतरे में आ जाती। ये बात द्विवेदी जी यहाँ कह रहे हैं। आप इस तरह से व्याख्या और प्रश्न को जोड़िए आज से कि आज जो है कई चीज़ों का आज हमारे यहाँ नहीं आयोजन हुआ इस बार उदयपुर में। आप पिछले 9 महीने से देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में पहली बार हुई, या कह लीजिए सदियों में पहली बार हुई है। तो वो क्यों हुई? क्योंकि वक्त बदला, ऐसा इस तरह की जो है इतनी खतरनाक स्थिति आ गई कि वो करना पड़ा सरकार को। वो ये चीज़ कह रहे हैं और द्विवेदी जी यहाँ साहित्यकारों से कह रहे हैं कि आप भी ऐसा मान सोच रखो। कोई चीज़ अटूट सत्य नहीं होती है, कोई चीज़ जो है वैसा नहीं होती है। इतिहास विधाता का स्पष्ट इंगित इस और है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य है। सबसे बड़ा मूल्य पूरे भक्ति आंदोलन का, जितने भक्त कवि हैं, कबीर, तुलसी, जायसी, सूर, मीरा, रसकान, सब किस पर जोर देते हैं? मनुष्यता पर। और आज के दौर में हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। मनुष्य में जो मनुष्यता है, यानी मनुष्य में मनुष्यता क्या है? किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का प्रताड़ित नहीं करना, किसी को अपमानित नहीं करना जाति या धर्म से। ये मूल बात है जो उसको जानवरों से अलग करती है। और यही जो है काम की है। क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है। पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पूरे निबंध का केंद्र बिंदु सार है कि क्या साहित्य और क्या राजनीति। गौर कीजिएगा, साहित्य के साथ किसको जोड़ रहा है विचारक निबंधकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी? किनको जोड़ रहे हैं? क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की उन्नति है। ये जो हमारी ह्यूमैनिटीज है, ये जो हमारी ह्यूमैनिटी है, इसके डेवलपमेंट को करना ही हमारे लिटरेचर का भी लक्ष्य है और हमारी व्यवस्था या राजनीति का भी। अगर मनुष्य परेशान है, अगर हमारे मनुष्य कष्ट में है, तो फिर वो सत्ता, राजनीति या साहित्य भी काम का नहीं है। उनका काम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को जो है अच्छा बनाया जाए और उसमें बेहतर कार्य किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, आराम, ऐसी चीज़ मिले जिनसे उनके जीवन में फ़र्क आए। आप देखिए कैसी योजना आती है गाँव में घर बनने की, जो है फ्री दवाइयों की, ये सब क्या है? उसी मनुष्यता की राह की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो मनुष्य का, वो हो। यही बात जो है द्विवेदी जी अपने इस निबंध में कह रहे हैं। और आज ये निबंध इस प्रकार से हमारे पूरा होता है और अगली कक्षा में जब हमें इस पर बनने वाले प्रश्न पर बात करेंगे और आपसे भी एक असाइनमेंट देंगे आपको भी, जो आप पूरा करके इस निबंध का सार जो है कि इस निबंध में कौन से विचार आपको महत्वपूर्ण लगे, जो मेरे को लगे वो मैंने बताए। आप भी अपनी तरह से सोच सकते हैं
उच्च शिक्षा में ये नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही फाइनल हो, वही अकाट बात अभी जो द्विवेदी जी कह रहे हैं, कुछ भी अटूट अकाट सत्य नहीं होता। आपको इस निबंध को पढ़ते हुए क्या विचार आ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, वो भी आप जो है अपने तरह से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें और करेंगे। धन्यवाद।